हाँ नाइस। रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, अब मत बताइए कुछ भी। हाँ सीम्स लाइक एग्जामिनेशन इंचार्ज है, हम भी स्कूल से ही। आई हैव बैक स्टोरी में पता है। चल चुप कर जा साहिल, बहुत चिड़चिड़ करता है तू आजकल। हाँ चल देख यार, जो तेरे को ठीक लगे वो कर ले, फिर अब मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ ना। राइट। जो तेरे को ठीक लगे, नहीं तो मुझसे एक बार फोन पे बात कर लियो इस बारे में। हाँ स्मिता, ठीक है। यहाँ ओके पर मैम। मैं बता देती हूँ कि बेटा जनवरी में तो यहाँ पे 11 चलेगी, क्योंकि हम 11 छोड़ नहीं सकते, इंपॉर्टेंट चीजें चलेगी। फेब्रवरी से तुम्हारी सारी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। और रिवीजन में मैं सबसे पहले 12th ही रिवाइज कराऊंगी, क्योंकि 12th वालों के बोर्ड्स हैं। आंसर कैसे लिखते हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे आता है, वो सब कवर होगा उसमें। क्योंकि नीट का भी जैसे आप एनसीईआरटी प्रिपेयर करते हो, नीट ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है। तो 12th की रिवीजन होगी, उसके बाद 11th की रिवीजन होगी, और इतने में फिर हमारा नीट आ जाएगा। तो तुम्हें 11th पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा सिवाय जनवरी के। तो क्लास में तो यार 11 चलेगी, अगर क्लास आके आराम से लगा लेते हो, उतनी ही 11th कर लेते हो, तो काफी सारा प्रिपेयर हो जाता है। बाकी जैसा तुम्हें देखो ठीक लगे यही कर सकते हो। ओके। मैम मैं ये बोल रहा था कि कुछ ठीक आपने मैम। रिकॉर्डिंग ही ऑन कर दी। अच्छा खुशी, बाद में बोलियो भाई, है ना। तो देखते हैं फिर, तुम मुझे बताना जो भी तुम्हें ठीक लगता है अपने लिए। चैप्टर कौन सा चल रहा था? रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट। प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, है ना। और हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन हाँ, ट्रांसपोर्ट मतलब ईटीसी हम कर रहे थे, और कौन सा हम करके गए थे? क्रैप मैम साइकिल। क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल। क्रैप साइकिल हम लोग करके गए थे, ईटीसी की तरफ हम लोग दौड़ रहे थे, राइट। मैम मॉर्निंग वाली क्लास कब होंगी अब? अस्मिता अब नेक्स्ट मंथ से होगी, नेक्स्ट ईयर से होगी मॉर्निंग वाली क्लास। इस साल कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी, क्योंकि कॉलेज की यूनिट कंप्लीट करानी थी और वो कंप्लीट हो चुकी है ना। बहुत बढ़िया बात है। तो अब नेक्स्ट मंथ से होगी, नेक्स्ट ईयर से होगी, आई एम सॉरी। और नेक्स्ट ईयर में भी उसके बाद पूरा 11th इतने अच्छे से हो जाएगा कि मतलब अगर तुम सिर्फ क्लास लगा रहे हो ना, तो भी तुम्हारा 11th का प्रिपेयर होगा। तो नीट से पहले जैसे अप्रैल में जो स्कूल के बच्चे फ्री होंगे, तो वो सिर्फ खुद से रिवाइज कर लेंगे, तो वो जा सकते हैं पेपर देने। इस तरीके से कराएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट में हम एरोबिक रेस्पिरेशन पे थे, ठीक है। ध्यान से सुनना, क्विकली रिवाइज करा रही हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, कि सेल के अंदर खाना कैसे टूटता है। तो सेल के अंदर ग्लूकोज जो होता है वो टूटता है इन द फॉर्म ऑफ पायरुवेट। दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस हमारा होता है साइटोप्लाज्म में। ये हम इससे पहले के लेक्चर में कर चुके हैं। फिर हमने कहा जो ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बना, 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल के 2 मॉलिक्यूल बने ना। तो 3 कार्बन की चेन है ऐसे 2 मॉलिक्यूल। अब ये नेक्स्ट साइकिल में जाते हैं, जिसको कहते हैं क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, सेंटर वाले रीजन में, मैट्रिक्स। है ना। मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल हुई। पर क्रैब साइकिल क्या करता है? क्रैब साइकिल इस तरीके से चलता है कि वहां पर NADH2 और FADH2 के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। NADH2 FADH2 के अंदर बहुत सारी ATP है, हमें वो निकालनी है। तो NADH2 FADH2 को धक्का दे देता है मैट्रिक्स, और उसको भेज देता है किस मेम्ब्रेन पे? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास कुछ एंजाइम बैठे हैं उनके पास। अब NADH2 और FADH2 अपने आप को तोड़ेंगे, हम उसकी टांगे तोड़ रहे हैं। जैसे उनकी टांगे टूटी, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वहां पर होती हुई दिखाई दे रही है, कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर फेंका जा रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इधर उधर इसलिए फेंका जा रहा है ताकि उससे एनर्जी रिलीज हो पाए। तो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन से रिलीज होगी, उसकी मदद से हाइड्रोजन आयन को भगाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से किसकी तरफ? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, ठीक है। ताकि क्या हो जाए? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन हो जाए, और मैट्रिक्स के अंदर कम हो। जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, तब तब जाके एटीपी की प्रोडक्शन की तरफ हम पहुंचेंगे। तो सारा ड्रामा एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए हो रहा है। थोड़ा थोड़ा याद आया? यस मैम। अस्मिता बेटा, अगर पिछला लेक्चर नहीं लगाया ना, हाँ अस्मिता, अगर पिछला लेक्चर नहीं लगाया ना, तो थोड़ा समय लगेगा। तो हिम्मत करके जितना बोल रही हूँ उतना सुन ले आज, ठीक है। क्योंकि थोड़ी दिक्कत होगी ईटीसी में, ईटीसी समझ आना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा हौसला रख। ईटीसी लगाने के कल का लेक्चर और आज का लेक्चर फिर एक बार रिकॉर्डिंग में देखियो, तो तब समझ आएगा। ओके, तो अभी जितना मैं समझा रही हूँ उतना कर लेते हैं, राइट। अब ये एनर्जी वाली चेन है। तो एनर्जी वाली चेन में हम बात करते हैं कि पायरुवेट के अंदर कितने NADH2 बने थे। एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल जो होता है, 1 पायरुवेट, वो क्रैब साइकिल में डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता, तो वो किस में चेंज होता था? हम एसिटाइल कोएंजाइम में। इसमें कोई 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 एनर्जी का मॉलिक्यूल बनता था, यस मैम, वन मॉलिक्यूल NADH2, है कार्बन ना। डाइऑक्साइड। और हाँ, वन और एक, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती थी। हाँ राइट। और जब पूरी क्रैब साइकिल चलती है तो कितने NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं? मैम 3।
है ना, 1 2 3 राइट, 1 2 3 मॉलिक्यूल बनते हैं राइट। तो यहाँ मैंने लिख दिया 3 NADH के मॉलिक्यूल ड्यूरिंग क्रैब साइकिल, मैं सिर्फ क्रैब साइकिल मेंशन कर रही हूँ। एक ATP का मॉलिक्यूल बनता है और एक FADH2 का बनता है राइट। तो ये सारे के सारे बनते हैं एक पायरुवेट से ना। अगर मैं 2 पायरुवेट की बात करूँ तो इनको 2 से इंटू कर दे साइन, तो 3 2 जा मैम 2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वो नहीं होगा। यस मैम। हाँ फिर दो निकलेगी, दो जगह मैम CO2 में दो स्टेप है। कार्बन डाइऑक्साइड हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड 2 स्टेप पे निकले, राइट राइट, माय बैड, थैंक यू राइट। और अगर मैं ऊपर वाला भी मैंने ऐड नहीं करा, ऊपर वाला ऐड करूंगी तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, मैम 3 3 हो जाएगी राइट। अब इसको 2 से इंटू, हाँ 2 से इंटू करें तो क्या बनेगा, कितने बने टोटल, मैम 6 6 NADH NADH2 NADH2 2 Ma'am, ATP या GTP कह लो इसको, और और 4 CO2 ठीक है। अब अगर मैं इसमें स्टेप ऐड कर लूँ ये ऊपर वाले भी, एक पायरुवेट से जब एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है तो 2 पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, तो 2 NADH2 ऐड कर लूँ, Yes, ma'am. मैम एक NADH2, लास्ट अगर मैं बोलूँ तो क्या निकला मेरे पास, 2 ATP या GTP राइट, 2 FADH2 और 6 CO2, ठीक है। ये एनर्जी का चार्ट बन जाएगा, करेक्ट। चलो अब आगे चलते हैं। सो अब हम लोग पहुंचे थे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा जस्ट जरा सा बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा बैक स्टोरी तो बनता है यार। ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है जो अंदर क्रिस्टा में ऐसे चेंज हो रखी होती है। तो सेंटर में जो लिक्विड पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ठीक है। ये OMM है, मतलब मैम आउटर आउटर माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये वाली, इनर माइटोकॉन्ड्रिया तो क्रैब साइकिल कहाँ हो रही थी, मैम मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल से क्या रिलीज हुआ है, मैम NADH2 और मैम FADH2 ये दोनों यूज होगा इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह, ठीक है। हाँ वेरी गुड, तो लिख लो बोथ यूज एज इलेक्ट्रॉन डोनर फॉर ETC, ठीक है। जैसे हम Z शेम करते थे ना, तो फोटोसिंथेसिस के लिए इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता था, मैम वाटर हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर होगा NADH2, ठीक है। अब जो ETC की साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो साइकिल है, वो कहाँ होती है, मैम इनर माइटोकॉन्ड्रियल। हाँ, यहाँ पे एंजाइम लग रहे होते हैं, ठीक है। 4 मेन एंजाइम है ETC के, तो ETC के 4 मेन कॉम्प्लेक्सेस का नाम क्या है, पहला है फर्स्ट, फिर मैम थर्ड फिर एंड फोर्थ। सेकेंड एंड फोर्थ। तो याद रखना है 1 और सेकेंड ने थर्ड वाले को बीच में रखा था ताकि वो उसका ग्रेड बना सके, बस ऐसे याद रख लेना, ठीक है, हेल्पफुल है ये, राइट। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से NADH2 से निकलेगा और सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 की तरफ जाएगा, तो इसको हमने यहाँ बना लिया, ये देखो, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स 1, इसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1। तो कॉम्प्लेक्स 1 में कौन कौन रहता है, किससे मिलके बना है कॉम्प्लेक्स 1, FMN एंड FES। FES, राइट। कॉम्प्लेक्स 2 किससे मिलकर बना है, कॉम्प्लेक्स 3, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम बी। हाँ साइटोक्रोम, हाँ अस्मिता इसी तरीके से सेल में अरेंज, अभी बताऊंगी क्यों। तो ये बना हुआ साइटोक्रोम के फेल से, तो पहले कौन सा साइटोक्रोम आता है, साइटोक्रोम बी, और उसके बाद मैम C फिर साइटोक्रोम सी। तो इन 3 मेंबर से बना है थर्ड का कॉम्प्लेक्स। तो याद रखने ना कि साइटोक्रोम, हाँ हाँ C1, तो याद रखना कॉम्प्लेक्स थर्ड में 3 है ना, तो 3 मेंबर्स है उसके पास, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 में कौन रहता है, साइटोक्रोम ए साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम और ए और साइटोक्रोम A3 3 सही लिखा है मैंने, ये सब सही लिखा है, नीचे मैम साइटोक्रोम A3 नीचे है A3 नीचे आएगा। यस ऑपोजिट लिखा है, राइट। तो साइटोक्रोम ए और नीचे A3 आएगा, है ना, करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, ये देखो, कॉम्प्लेक्स 3। हाँ पहले FMN से इसके पास जाता है, मैं कौन से पेन से दिखाऊं, देखो पहले वो FMN से जाता है FES के पास, फिर वो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर के पास जाता है जो पता नहीं क्यों है,
उसका वजूद क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट वजूद है, पर क्यों है, तो वो क्या नाम है उस चीज का? मैम क्यू Q. यूबिक्विटिनॉन। यूक्यू यूबिक्विटिनॉन के पास जाता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? मैम QH2 Q. QH2। यूबिक्विटिनॉन हाइड्रोजन आयन ले लेता है मैट्रिक्स से, उसके बाद कहाँ जाता है? Complex. मैम साइटोक्रोम साइटोक्रोम B Cytochrome B. साइटोक्रोम फिर उसके बाद एफपीएस FES. सॉरी साइटोक्रोम बी, फिर FES के पास जाता है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का पैसेज बता रही हूँ मैं येलो कलर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। फिर Cytochrome. साइटोक्रोम C1. C1, अब कहाँ जाएगा? Cytochrome A3 साइटोक्रोम के पास. साइटोक्रोम A3 के पास. साइटोक्रोम A, उसके बाद उसके बाद बोलो भाई बोलो। साइटोक्रोम A3। तो तुमको एक चीज तो समझ आ गई है ना कि तुमको ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, है ना? A मैम. यस एग्जैक्टली। तो साइटोक्रोम C मिस हुआ है यहाँ पर, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, वेरी गुड क्षमा, सही कैच करा। साइटोक्रोम C बीच में मिस होता है, तभी तो हमने C1 याद रखा था, क्योंकि आगे चल के साइटोक्रोम C नाम का भी एक आता है, राइट? तो हमने जो स्किप किया था ये क्रोमप्लेक्स सेकंड को हमने अभी तक स्किप किया हुआ है, ठीक है? तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन इस पैसेज में जा रहा है, तो अपनी कॉपी में ना नॉर्मल लैंग्वेज में एक नॉर्मल पेज के ऊपर ऐसे लिख लेना इसी ऑर्डर में कि FNM के पास जाता है, FES के पास जाता है, ठीक है? इसी ऑर्डर में एक बार लिख लेना, क्योंकि तुमसे पैसेज पूछा जा सकता है। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो इस वाले से यही बना ना। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया है, अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इतना दूर इलेक्ट्रॉन जा क्यों रहा था? इतना दूर इलेक्ट्रॉन इसलिए जा रहा था ताकि वो किसी से मिल पाए। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 4 के पास एक चीज पड़ी होती है जो तुम्हें भी बहुत जरूरी होती है, जब तुम सांस लेते हो तो तुम्हारी बॉडी में जाती है, क्या नाम है उसका? ऑक्सीजन। यस, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से गले लगेगा। रुको, यस एक सेकेंड, कहाँ गया पिक्चर? हमारे पास थी यहाँ पर, ये देखो। हम यहाँ तक पहुंचे थे कल कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाता है और कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल को फॉर्म कर देता है, ठीक है? अगर नहीं याद तो तुम याद करो, जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता था तो क्या क्या रिलीज करता था? हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन, राइट? ठीक है, ऑक्सीजन तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आयन वो यहाँ से ले लेगा मैट्रिक्स से, और इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है। जब भी तीनों चीजें अवेलेबल होगी तो वो पानी बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इतना ट्रेवल करके गया ताकि एंड में पानी बन गया, क्योंकि हमें उसे न्यूट्रलाइज करना था ना, नहीं तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमता रहता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन स्पीशी अच्छी नहीं होती है, कोई भी चीज बॉडी के अंदर फ्री पड़ी हो तो सही नहीं है। तो इतने पैसेज में फायदा क्या हुआ? अगर एंड में इसने पानी बनना था, सेल ने पानी बनाने के लिए तो ये किया नहीं था, तो फिर हमने इसका पानी क्यों बनाया? ताकि हम इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर सके। तो फिर इलेक्ट्रॉन को इतना मूव क्यों कराया? तो पर्पस क्या था ETC का? देखो यहाँ हम खो जाते हैं। पर्पस क्या था? टू प्रोवाइड एनर्जी। किसको? टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर किसकी मूवमेंट के लिए? मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट करानी थी हमें। तो देखो जब भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखना, अब जहां मैं कर रही हूँ पॉइंटर देखना, FES से यूबिक्विनॉन के पास गया तो जो एनर्जी रिलीज हुई उसकी वजह से मैट्रिक्स से सारा हाइड्रोजन आयन बाहर निकल गया। फिर यूबिक्विनॉन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है ना, फिर वो अपना इलेक्ट्रॉन आगे दे देता है साइटोक्रोम B को। तो जैसे ही साइटोक्रोम B के पास इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसको एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से यूबिक्विनॉन हाइड्रोजन से अलग हो जाता है और फिर हाइड्रोजन को बाहर फेंक देता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये स्टेप होगा, जब यहाँ पे मूवमेंट हो रही है ना इलेक्ट्रॉन की, तब भी एनर्जी रिलीज होती है और हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ निकलता चला जाता है। यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होती है और हाइड्रोजन आयन बाहर जाता है। तो हर एक स्टेप पे जब भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, उसकी एनर्जी यूज करके हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स से भाग जाते हैं किसकी तरफ? किसकी तरफ? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब बात ये कि क्यों भगा रहे हो? प्रॉब्लम क्या है? क्यों भगाना चाहते हो? देखो हम सिर्फ इसलिए भगाना चाहते हैं ताकि प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाए, है ना? तो क्वेश्चन आता है वाई टू अक्यूमुलेट, साथ साथ क्वेश्चन लिखोगे और आंसर करते रहोगे ना तो इजी रहेगी लाइफ। वाई टू अक्यूमुलेट हाइड्रोजन आयन इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो क्यों करते हैं? आंसर क्या दूं मैं इसका? So that potential gradient will be formed. हाँ तो ये देखो ऐसे बना दिया मैंने, ऐसे बनाती हूँ सिंपल सा। तो मैं यहाँ देख सकती हूँ हाइड्रोजन आयन यहाँ शायद ज़्यादा हो गए हैं,
कम बखत, और यहाँ पे कम है, ऐसा नहीं है जीरो हो जाएंगे, देखो जीरो नहीं होता कभी। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन में फर्क होना। तो जब फर्क क्रिएट होगा ना तब एक चीज एक्टिवेट हो जाती है। कौन सी चीज एक्टिवेट होती है जो एटीपी बनाने के काम आती है? फोफी विल एक्टिवेट। ठीक है, मेरा दोस्त फोफी उड़ गया अब। ओके, वो कर रहा है यूपीएससी की तैयारी, तो अब वो सो के उड़ गया जैसे ही पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। अब हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट ग्रेड, अब बन गया फोफी। तो अगर मैं इसको बाहर बना लूं तो तुमको याद है F0 F1 पार्टिकल कहाँ पढ़े थे? कहाँ पढ़े थे? कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस में, है ना। तो देखो ये कैसे पढ़े हैं, ये कौन सी मेम्ब्रेन है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और उसके अंदर पड़ा है हमारा F0 एंड F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल एक्चुअल में एक एंजाइम होता है, क्या नाम होता है इस एंजाइम का? ऐसे मत करो, क्या नाम होता है इस एंजाइम का? ऑक्सीजोम। बेटा इस पूरे मॉलिक्यूल को ऑक्सीजोम कहते हैं हम। चल तू क्लीप करीब तो है एटलीस्ट इसके, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजोम। एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेटेज, वेरी गुड, यस राइट। अब क्या होगा देखो, जब हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा अंदर हो गए तो वो कहेंगे मैंने बाहर जाना है, वापिस जाना है मैंने अपने मैट्रिक्स के पास, तो वो करेंगे ऐसे जुई। तो हाइड्रोजन आयन बहुत एनर्जी के साथ मूव करते हैं, और जैसी एनर्जी के साथ मूव करेंगे तो बाहर को एनर्जी रिलीज करेंगे ना, ये जो एनर्जी इसने रिलीज करी ना इसको कैप्चर कर लेता है F1 पार्टिकल, और वो क्या करता है, एक मॉलिक्यूल लेता है एडीपी का और उसको चेंज कर देगा एटीपी में। तो पूरा प्रोसेस बस इसलिए हुआ था ताकि एंड में फोफी हमारा एटीपी बना सके, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से एटीपी तो बनाना था, एंड यहाँ आके हमारी रेस्पिरेशन खत्म होती है ईटीसी साइकिल पे। ठीक है, तो ये केस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में। एनारोबिक में थोड़ा डिफरेंट होता है, क्यों? क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया यूज ही नहीं होता, दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस। तो समझ में आया कि ईटीसी हुआ क्यों? ईटीसी लास्ट में पानी बनाने के लिए नहीं हुआ, पानी तो इसलिए बना कि इलेक्ट्रॉन को कोई जगह मिल जाए। ईटीसी इसलिए हुआ ताकि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ जाए, ताकि हाइड्रोजन आयन ऐसे मूव करे और फोफी एटीपी बना पाए। क्लियर? यस। यस मैम। अच्छा ऐसा है, ठीक है, तो इसका फोटो ले लेंगे। इसके लिए कॉम्प्लिकेटेड वर्ड भी होता है, लेकिन आज नहीं बताऊंगी, वो कल बताऊंगी जब मैं तुम्हें सारा कुछ सम अप करूंगी। मेरे सर से लाइट तो ऐसे पड़ रही है, वो नहीं होते वो जो भगवान के दूत होते हैं उनके सर पे ऐसे पड़ती है, ऐसे पड़ रही है मेरे सर पे लाइट। भगवान का दूत तो नहीं हूं मैं। डन? ये मैम। ओके, हो सकता है कुछ बच्चे हिम्मत हार गए, अरे हिम्मत मत हारना यार, एक बार ना दोबारा देख लेना लेक्चर, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये कॉन्सेप्ट, इतनी सारी बातें बोल दी मैंने, बताओ कोई भी डर जाएगा जिसने पहली बार ये पढ़ा है, जिसने 11th में नहीं पढ़ा था सही से। ठीक है, अगर वो पहली बार पढ़ रहा है, और वैसे भी 11th पढ़े काफी टाइम हो गया, अगर पहली बार पढ़ा है तो बहुत ही लाजमी है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कंफ्यूज कर जाए कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल है ये, तो अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो दैट इज परफेक्टली फाइन। इसको दोबारा एक बार पढ़ना, आराम से पढ़ना, तसल्ली से पढ़ना। अब कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है ना, लेकिन सुबह 6 बजे उठ सकते हो ना, आदत होगी अब तक तो थोड़ी, 6 बजे उठ के पढ़ लेना इसे सुबह। ठीक है, लेक्चर भेज दूंगी सबको, कोई बात नहीं। यस अच्छा, मैम। हाँ कोई बात नहीं, ये भूलते, दिस इज डिफिकल्ट, इसीलिए मैंने तुमको इस साल करा दिया था, मैं अगले साल नहीं लेके जाना चाहती थी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, बहुत डिफिकल्ट है इसको समझना, इट्स वेरी टेक्निकल प्रोसेस यार। एक स्टेप भूल, एक एंजाइम भूल जाओ, सारी बात खत्म। तो तुम्हारी गलती नहीं है, नहीं हो रहा तुमसे, अगर किसी स्टेप पे भूल रहे हो, इसे दोबारा लेक्चर देखना थोड़ा स्पीड अप करके, एनिमेशन देखना यूट्यूब पे। ठीक है, देखना एनिमेशन, बहुत हेल्प होगी। एटीपी, ये जो मैंने F0 एंड F1 पार्टिकल बोला है ना ऑक्सीजोम, इसका एनिमेशन देखना, ये ऐसे घूमती है, एक्चुअल में इस तरीके से घूम रही है चक्की की तरह, और फिर वहां से एटीपी बनता है, बड़ा खूबसूरत दिखता है ये। एनिमेशंस देखना इसकी, एनसीईआरटी रीड करना, फिर क्वेश्चन लगाना, यू सी बहुत अच्छा हो जाएगा। कोशिश करना, बहुत आराम से हो जाएगा, लेकिन ऐसे होगा कि कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो लेक्चर देख के जब तुम खुद से पढ़ोगे और फिर लेक्चर देखोगे ना, तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, और सब कुछ लेक्चर में लिखा है मैंने, इसलिए इतना लंबा बना के लिखा था ये, ताकि कोई पढ़े तो उसको समझ आता रहे हर जगह। और जब भी कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, हर स्टेप पे क्वेश्चन पूछा करो अपने आप से कि ये क्यों हुआ है, ये क्यों नहीं हुआ है, राइट? तो फिर आसान हो जाता है। अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर 4। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल टेक अप यस दिस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म वाटर। एंड में ये तो पानी पानी हो गया ना सब कुछ, देखा कितना सारा प्रोसेस हमने पढ़ा, एंड में इलेक्ट्रॉन जाके पानी पानी हो गया भाई साहब।
थक गए थे हम इसमें। अब व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव लाइक दिस, हर स्टेप पे इट रिलीजेस एनर्जी। इतनी बात क्लियर है सबको? Yeah, मैम। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है ना, जिस पॉइंट पे फंसो वो मुझे बताना। वो एनर्जी को यूटिलाइज करके हाइड्रोजन आयन को निकाल दिया टुवर्ड्स इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, राइट? इतनी बात क्लियर सबको? ताकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाए बिटवीन मैट्रिक्स एंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन दोनों के बीच में बन रहा है। एक बार माइटोकॉन्ड्रिया अपने हाथों से बना के देखना, ज्यादा समझ आएगा। ओके, अब एक मैसेज है सबके लिए। क्या क्या लिखा है? A message to all. मैसेज टू ऑल। अब क्या लिखा है? तेरे को भी दुख है ना? देख, तेरे को भी दुख है, मेरे को भी दुख है, लेकिन नीट तो अपने को क्रैक करने का है ना? तो हौसला रखेंगे हम, ठीक है? बाबूराव की बात मानेंगे और आगे चलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स 2 का क्या हुआ? इसका हाँ क्या मैम, उसका क्या हुआ मैम? वो ऐसे ही था नीचे बेचारा केला सा। हाँ, है ना? तो मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा पीछे को जाओ, इतना पीछे नहीं जाना, थोड़ा सा पीछे जाओ और मुझे बताओ बताओ बताओ, जब क्रैप साइकिल चली थी क्या क्या बना था उससे? 6 NADH2, FADH2, NADH2, FADH4, CO2, and ATP. CO2 and ATP. एटीपी तो बन ही गया, तो एटीपी को क्यों माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा? तो बन गया ना भाई, खुश रह। कार्बन डाइऑक्साइड तो सेल से निकली, क्रैप साइकिल से निकली, ठीक है, और आगे यूज होगी। कहाँ यूज होगी अभी बताऊंगी। बचे NADH2, इसका कोई यूज करा हमने अभी तक? नो मैम। कैमरा ऑन कर और अपना मुंह सेट कर, तो को खींच के थप्पड़ मारना है मैंने। कोई यूज नहीं करा? मिस लिए थे इलेक्ट्रॉन। NADH पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का चाचा के घर से लेकर आया तू, है? ये यूज नहीं हुआ। ये रहा, ये देख पापी, ओ पापी, स्क्रीन दिख रही है तुझे? NADH2 से इलेक्ट्रॉन लिया था, सारी कहानी यहीं से स्टार्ट हुई थी। समझ आई? समझ आई या नहीं? यो मैम। गुस्सा नहीं दिलाने का क्या? तो NADH2 तो यूज हो गया, यूज टू गिव इलेक्ट्रॉन किस कॉम्प्लेक्स को? 1 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 1, है ना बेटा? FADH2 यूज हुआ अभी तक? नो मैम। है, और ये किस लिए यूज होगा? टू गिव इलेक्ट्रॉन give electron to complex 2. वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स 2 देगा। ये लड़की कुछ करेंगी। कॉम्प्लेक्स 2 भी तो लेगा यार, ये क्यों क्रैप साइकिल ने ऐसे देखने के लिए बनाया था, है? FADH2, इससे भी तो इलेक्ट्रॉन छीनेगा वो। ये एनर्जी इसके पास 2 ATP के बराबर एनर्जी होती है FADH2 के पास, इससे भी तो एनर्जी निकालनी है हमने, इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं हम। दे इलेक्ट्रॉन दे। तो वो कौन लेता है? कॉम्प्लेक्स नंबर 2। देखो, अब देखो यहाँ, ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर 2, ठीक है? दिस इज माई कॉम्प्लेक्स 2। सब समझ गए हो ना? मैं हूं कॉम्प्लेक्स 2। कोई बावला नहीं समझा तो। ये क्या करता है? FADH2 को ब्रेक करके इसकी टांगे तोड़ता है और इससे इलेक्ट्रॉन निकालता है। इलेक्ट्रॉन निकाल के ये फिर FeS को देता है। सबको FeS बहुत पसंद है भैया। आयरन सल्फेट को देता है, ठीक है? अब FeS को ये इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पर, ध्यान से देखना, ये रहा इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से निकल के वापस जाता है किसके पास? Q के पास। ये Q कहीं पड़ा था? यूबिक्विनोन यस मैम। कहाँ पड़ा था? कॉम्प्लेक्स 3 के बीच में। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 1 and 3 के बीच में। कॉम्प्लेक्स 1 एंड 3 के बीच में ना। तो यहाँ पर भी यूबिक्विनोन, अब कितनी अजीब सी बात है ना, कितना दूर है ये, फिर भी यहाँ पे पड़ता है। देखो यहाँ पर भी यूबिक्विनोन, देखो जो यूबिक्विनोन है ना वो मोबाइल कैरियर है। तो मुझे यहाँ से एक चीज पता चली कि ये जो Q है ना, ये है मोबाइल कैरियर। ये भाई पता है क्या करते हैं? घूमता रहता है बीच में, इधर चला मैं उधर चला, ठीक है? तो ये क्या करता है कि यहाँ से भी जो इलेक्ट्रॉन बना है ना FADH2 से, उसको भी यही कैरी करता है, फिर उसको वो FADH2 के पास दे देता है और फिर वो आगे मूव करता रहता है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वो NADH2 से भी आ रहा है और FADH2 से भी आ रहा है। इतनी बात समझ आई? यस मैम। ओके, पहले बताओ कुकर की आवाज आ रही है सीटी की? नो यस मैम, मैम। थोड़ी सी आई थी अभी पहले। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जब बहुत ज्यादा आए तो बता देना। हम खाना तब भी बनाएंगे, हाँ हम खाना तब भी बनाएंगे, खाना जरूरी है। नहीं तो मुझे बनाना पड़ेगा। आज ये बना रही है, बनाने दो यार इसको। ओके, इतनी बात क्लियर होगी ना सबको? तो कॉम्प्लेक्स 2 ने क्या किया? कॉम्प्लेक्स 2 ने कुछ नहीं किया, उसने कहा जो FADH पीछे बच गया था ना उसको मैं ले रहा हूँ, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट लो।
डन? यस मैम। परेशान मत होना, जम अप Yes, करा ma'am. दूंगी। चलो, तो अब टीचर ने पूछा समझ आया, तो स्टूडेंट क्या कहेंगे? यस मैम। कम से कम 30 साल का तू टाइम दे रे बाबा। यार वैसे अगर सोचा जाए तो कम से कम 30 साल का टाइम तो देना चाहिए ना रे बाबा, इतना सारा समझने के लिए। मैम डबल। अरे इतने में तो एमबीबीएस होके बुढ़े होके निकल लेगी तू। चलो, एटीपी बना? नो मैम। अरे अभी तो बनाया था पीछे। तो मैम वो पीछे बनाया था, 2 से थोड़ी ना बनाया अभी। अब बेटा 2 से भी जो इलेक्ट्रॉन गया ना वो उसी फॉर्म में ऑक्सीजन के पास ही जाएगा। सो एंड में किसने एटीपी बनाया? सिस्टम। ऑक्सीजोम मेड एटीपी। ये बता दो कौन सी डायरेक्शन में एटीपी बना का, बस इतना बता दो, मजा आ जाएगा मेरे को आज। outer mem आउटर मेम्ब्रेन में। हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा थी? मैम इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। है ना, तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस थी और वो मैट्रिक्स था। तो अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा, इधर ज्यादा थी और इधर कम थी, तो मुझे बताओ एटीपी किस तरफ मूव करके, किस तरफ हाइड्रोजन आयन मूव करेगा और एटीपी किस डायरेक्शन में बनेगा? सोचो, कॉपी में। हाँ, inner mem हेलो मोहिनी बेटा, जो फोफू है, फोफी, फोफी, जो फोफी है उसमें से एटीपी बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? एफ नॉट, F1, एटीपीएस, F1। ये एंजाइम है। तो एंजाइम चेंज करता है ना एडीपी को एटीपी में, ये बनाता है एटीपी। तो ये एटीपी कब बनाता है? जब हाइड्रोजन आयन ऐसे मूव करता है टुवर्ड F0 या F1 की तरफ मूव करता है। मैम F0 टू F1 नीचे को। है ना, तो 0 के बाद 1 की तरफ जाएगा, ऐसे मूव करेगा, राइट? अब मूव कैसे करेगा? हाइड्रोजन कहाँ मूव करेगा? इट्स ए पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो हाइड्रोजन कहाँ मूव करेगा? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर टू हायर? हाइड्रोजन मूव्स फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। है, हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है? मैम है ना, तो कहाँ को बनेगा एटीपी? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की यहाँ बनेगा बेटा एटीपी, ठीक है? इस तरफ एटीपी बनेगा, राइट? तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तब तो आपको पीछे जाके अपना पूरा प्रोसेस देखना पड़ता है कि कहाँ से क्या बनाना था, है ना? अब ऐसा लगता है कि हमने तो ऐसा पढ़ा नहीं था, लेकिन हम पूरा प्रोसेस पढ़ चुके हैं, तो सामने वाले एज्यूम करते हैं कि आप ये फिगर आउट कर लोगे, राइट? तो ऐसी चीजें पीछे जाके करनी पड़ती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो फाइनली आप निकाल लेते हो, ठीक है? तो धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप ये एप्लीकेशन सीखते हो। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन, और करने में टाइम लगता है। देखो तुम्हें भी टाइम लगा ना, तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन टेक्स टाइम, तो इसलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, राइट? समझ आई बात बाबलो? मैम। चलो फिर इसके बाद के मैम अभी क्या? तो आपने बोला कि 30 साल लगेंगे समझने में। बेटा देख लिया, पेपर तो 5 महीने बाद आ जाएगा। ए तब तो बूढ़ी हो जाएगी बहुत ज्यादा। मैं तो निकल भी लूंगी। चल फोटो ले इसकी। डन मैम। चल चल आ जाओ। अब तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बेसिकली अगर हम सोचे कि इतना सब कुछ हमने किसके अंदर पढ़ा है, ये किसके अंदर पढ़ा है अभी तक? plants प्लांट्स के अंदर, है ना? बाबूराव टू प्लांट्स। है ना, तो प्लांट्स को बोलने का तो मेरा तो यही दिल करता है, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट। अगर मैं अब तुम्हें बोलूं लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, तुम क्या बोलोगे? वो बड़ी तोड़ साले। खोपड़ी तोड़ साले का। हाउ डेयर यू। साले नहीं बोलने का, फीमेल। चलो इस नहीं, हम गाली नहीं देंगे, बिल्कुल गाली नहीं देनी है, बदतमीजो। तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है ईटीसी। कुछ समझ आया थोड़ा बहुत? यस मैम। यस मैम।
वॉज लिटिल डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट, है ना, काफी सारा दिमाग खर्चा हो गया। थोड़ा सा रिवाइज कर ले अगर कहोगे तो। Yes, मैम ma'am. आपको मेरे नॉक नॉक वाले जोक्स Yes. इतने बुरे लगते हैं कि आपने जॉब का सिस्टम भी खुद ही रख लिया। हाँ यार ये तो मैंने इसलिए किया था क्योंकि थक जाएंगे हम ये पढ़ते पढ़ते ना। छुट्टी क्या है अनीश? हाँ छुट्टी? कौन छुट्टी? कोई छुट्टी नहीं हमारी क्लास में। चुप कर, कहता छुट्टी नो छुट्टी। अब देख मैं तेरे को 2 दिन और पढ़ाऊंगी, उसके बाद अगले साल अपनी शक्ल दिखाई। शक्ल मत दिखाई मुझे उससे पहले मैम आप घूमने नहीं गए, आप बोल रहे थे मैं घूमने जाना है मैंने। नहीं अभी मेरा सीन नहीं बैठा उस पर। विल कम बैक मैम टू दैट आपको वन। मैं बातों में मैम मत आपको उलझा मुझे, मैं इतनी चालाक हूँ, मैं समझ रही हूँ। चुपचाप आजा रिवीजन पे, स्मार्ट नहीं बनना। 2 चैप्टर हम एक साथ कर रहे हैं, पता है तुम्हें? तुमको पता नहीं चला शायद, मैं तुम्हारे जज्बातों से खेला है। एक हम कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस और दूसरी तरफ स्टार्ट हो गया था रेस्पिरेशन। ठीक है, बहुत बुरा किया मैंने तुम्हारे साथ। 2 चैप्टर मिला दिए मैंने, है ना। मैम आई हैव अ क्वेश्चन, इफ समवन हैज नो बॉडी एंड नोज व्हाट विल वी से इट? नो बॉडी एंड नोज, पता नहीं प्राची। आई डोंट नो मैम। नो बडी नोज भगवान नाइस, दैट वाज नाइस वन। ओके, फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो, हाँ, कि फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में होती है, राइट। एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, चुपचाप सुन लो यहाँ पे। एक को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन, है ना। रिएक्शन तो इसको समझने के लिए हम कहाँ चले गए थे? एक पत्ते के किस लोकेशन पे गए थे? किस लोकेशन पे? क्लोरोप्लास्ट। Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट पे चले गए थे, राइट। ये रहा हमारा क्लोरोप्लास्ट, बराबर। हमारे पेज पलटने की आवाज यहाँ तक आती है नाइस। देखो देखो, देख के करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम समझ रहे थे, है ना। इसके अंदर पड़े होते थे सिक्के, सिक्के की मेम्ब्रेन में होता था हमारे फोटो सिस्टम। तो यहाँ पर होता था हमारा प्रोसेस जिसको हम कहते हैं कौन सा रिएक्शन? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन। तो मैं ऐसे बना रही हूँ थैलेकोइड, ठीक है। तो यहाँ मेरा हुआ लाइट रिएक्शन। तो जब मेरा लाइट रिएक्शन हुआ था तो उससे लाइट रिएक्शन के लिए क्या क्या चीजें यूज हुई थी? एक तो लाइट और इलेक्ट्रॉन्स और Water. वाटर। इलेक्ट्रॉन्स वाटर। हाँ, वाटर से इलेक्ट्रॉन निकला था। और क्या एंड प्रोडक्ट क्या निकला था हमारा लाइट रिएक्शन से? सोचो यार, छोटी छोटी चीजें से ही तो बनता है ये जहान। मैम NADH2O2। NADPH2 प्लस ATP प्लस O2। O2 तो हमने भगा दिया, है ना। अब ये दोनों एनर्जी करेंसी निकली थी हमारी। तो ब्लू वाला मेरा क्या है? ब्लू वाला है मेरा लाइट रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ से जो एनर्जी करेंसी होती है वो एंटर कर जाती है किसके अंदर? C3 cycle. हाँ, C3 साइकिल। तो C3 साइकिल इज ऑल्सो नोन एज डार्क रिएक्शन, है ना। दोनों इसी में हो रहा है, ये स्ट्रोमा में हो रहा है, राइट। अब डार्क रिएक्शन जो हो रहा है उसमें क्या क्या चीजों की जरूरत थी? एनर्जी तो आ गई, और क्या चाहिए था उसको बाहर से? मैम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है इसका? मैम ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल निकलता है, राइट। तो यहाँ बन गया हमारा ग्लूकोज। इतनी बात क्लियर थी सबको? ये थी हमारी फोटोसिंथेसिस, राइट। अब फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बना है वो 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6। इतना क्लियर है ना सबको? Yes, ma'am. अब इस ग्लूकोज को अपन कहाँ लेके जाएंगे? रेस्पिरेशन वाली शीट पे लेके जाते हैं। यहाँ पत्ता बना दूं? Yes, ma'am. यस मैम। ला ला ला, मुझे बनी तफरो मस्त बनी, मुझे साथ। अरे 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 अरे, पेन भी खत्म हो गया मेरा। टूटा फूटा पट्टा है। ओके, तो ये रहा हमारा पत्ता। पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता खेलना आता है तुम्हें? No. No, No, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. बेटा 3-4 चीजें हर किसी को आनी चाहिए, ठीक है। कुछ ना बना तो गोलगप्पे की हमने रेडी लगानी है ना। कुछ भी नहीं बना तो तुम्हें एटलीस्ट पत्ते पत्ता खेलना आना चाहिए। ये सब सर्वाइवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। हमें देख लो, हम भी अभी भी सोचते कुछ नहीं बनेगा तो बहुत बढ़िया बिजनेस होता है ये। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कहाँ जाता है फिर सेल में? मैम साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे बहुत बड़ा सेल है, ठीक है। सेल के अंदर हो रहा है सब कुछ, अब बावले मत हो जाना। तो ये बहुत बड़ा सेल है, ठीक है।
उस सेल के अंदर एक एक पत्ते में एक ही सेल बना रही है, भगवान कैसी बायो है ये। ठीक है, ये तो रहा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, अपन को इसके बारे में बात ही नहीं करनी। अब इससे जो ग्लूकोज आ गया है ये पड़ा हुआ है हमारा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में इस ग्लूकोज की टांगे तोड़ देंगे हम, दो में डिवाइड कर देंगे उसको, ऐसे पकड़ के दो में फेंक देंगे। तो दो मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे? मैम पायरुवेट। 3 कार्बन की चेन जिसे हम कहते हैं पायरुवेट, और प्रोसेस का नाम है मैम Glycolysis. ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन अभी पूरा तो टूटा नहीं है। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस में और कुछ बना? हाँ मेरे को आता है अंशु। ग्लाइकोलाइसिस में और कुछ बना था? एनर्जी रेस्पिरेशन तो होती है, एनर्जी प्रोडक्शन, तो क्या एनर्जी बनी थी? ATP कितनी कितनी? हम 2 2 more. और कुछ? बस एटीपी बनी थी बस। ओके, कितने मॉलिक्यूल NADH2 के? मैम 2 DH था DPH था? मैम इसके भी 2 मॉलिक्यूल बने, ठीक है, क्योंकि 2 पायरुवेट है ना, एक पायरुवेट ने एक बनाया, एक पायरुवेट ने एक बनाया, एक को एक से प्लस करके हमने 2 बना दिया। अब ये जो 3 कार्बन का चेन है ये मूव करेगा एक भयानक सी प्यारी सी ऑर्गेनेल। क्या है? वाटर मॉलिक्यूल भी निकले थे। अच्छा अच्छा, डरा क्यों रही है? डराया क्यों तूने मुझे? है यार, 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाती है तो पागल होगी। ये ले भाई, खुश रह, खुश। अब ये दोनों पायरुवेट कहाँ जाएंगे? मैम मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, लेकिन ऐसे नहीं जा सकते, चेंज होना पड़ेगा। किस में चेंज होंगे? किस साइकिल में एंटर कर जाएंगे फिर? क्रैब साइकिल। जो इसे ट्रेस बैक नहीं कर पा रहा उसने पिछला लेक्चर नहीं देखा, उसकी गलती नहीं है, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी खत्म होने वाला है ये रिवीजन, ठीक है। क्रैब साइकिल से क्या बनता है? मैम NADH2 और NADH2 FADH2 FADH2 and carbon dioxide। और कुछ नहीं बनता? हेमराज के बच्चे, और कुछ नहीं बनता? आगे होती है ये तीनों यूज। नहीं, ATP चाचा जी बनाएंगे तुम्हारे, हैं? बनती तो है ना, यूज नहीं करता तो। वैसे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी just यूज नहीं कर बनती रहा है। था, फिर क्यों बोला? अब यहाँ से एंटर करेगा लास्ट फेज में, इसका नाम है ETC। ETC. ETC में 4 कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन उछल उछल के जाएंगे और फाइनली ATP बनेगा। किस मॉलिक्यूल से? कॉम्प्लेक्स नंबर 5। तो जो ऑक्सीजोम था ना, फोफी पार्टिकल, वो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है। कॉम्प्लेक्स 4 बेटा कॉम्प्लेक्स 4 तक तो इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसपोर्ट हुआ है ना। जो फोफी पार्टिकल होता है ना, F0 F1 पार्टिकल, उसको हम कॉम्प्लेक्स 5 बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो होगा हमारा कॉम्प्लेक्स 5, और उसके थ्रू किस तरह बनेगा ATP? Matrix. towards क्या गधा डायग्राम है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कुछ कुछ तुमको याद है ना, सारा नहीं है तो कुछ कुछ याद है, दैट्स फाइन, एटलीस्ट कुछ तो याद है ना, रिवीजन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक हुई है कहानी। अब जो हमारा टॉपिक छूट गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले मैं समय देख लूँ, समय तो बहुत है। तो अब हमारे किसी ने स्क्रीनशॉट लेना ले लो, वैसे तो हिम्मत है तुम्हारी अगर इससे फिगर आउट कर पाओ, पर मर्जी है। अब जो हमारा टॉपिक छूटा है दैट इज, एक तो सब बच्चों की जान आन मान शान, काश प्लांट में इतने बड़े सेल होती, जिंदगी आसान हो जाती। हाँ शमा। तो जो हमारा टॉपिक रहता है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल फोटो रेस्पिरेशन। सबको बहुत क्वेश्चन है इस पे, पता नहीं क्यों। फिर एक हमारा रहता है साइक्लिक फॉस्फोराइजेशन। अच्छा, फॉस्फोराइलेशन मैंने ये चीजें तुम्हें टर्म नहीं बताई अभी तक, है ना, तो मैं लिख सकती हूँ, टर्म्स रहती है मेरी अभी। इसके अलावा हमारा रहता है C4 कैम और फर्मेंटेशन, है ना। ये फर्मेंटेशन वाला पार्ट है जो तुम्हारा है किससे किससे, कौन सा चैप्टर है? रेस्पिरेशन। बाकी सारा फोटोसिंथेसिस वाला है ना। आओ मैं आज तुमको फोटोसिंथेसिस का करा देती हूँ, कल जो फर्मेंटेशन का बचेगा वो कराएंगे, और इसके बाद हम कौन से क्वेश्चंस कर लेंगे इसमें, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर एक पूरी यूनिट है एम्स की, तो हम सीधा लगाएंगे अब एम्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो कल हम एम्स के क्वेश्चन लगाएंगे और फिर देखते हैं जो जो मिस हुआ है उसमें ऐड करते जाएंगे। तो कल ना आ जाना मुंह चक के और रिवाइज करके आना, मैं तुमको सारी वीडियोस भेज दूंगी, रिवाइज करके आना लेकिन, ठीक है। ओके मैम। एटलीस्ट जो सुबह उठते हैं ना, जो बच्चा सुबह उठ जाते हैं, एटलीस्ट आप वीडियो को थोड़ा जल्दी स्पीड में प्ले करके रिवाइज कर सकते हो। हाँ बोल मैम, क्या हुआ? मैम ये शाम वाली क्लास में करवाओगे आप रिवीजन इनका? हाँ हाँ, शाम वाली क्लास में इसका रिवीजन कराऊंगा, अभी सुबह नहीं उठेंगे, ठीक है। अब सुबह मैंने बोला ना अगले साल उठेंगे, इस साल नहीं, लेकिन तुम सुबह उठते हो उसकी आदत बना लो, अच्छी बात है। अगर 5 महीने उठ के डॉक्टरी निकल रही है तो क्या बुराई है यार,
सोचने की बात है ना। तो उठ जाओ और क्या कर लो कि इसको रिवाइज कर लेना। अगर 1 घंटे का लेक्चर है तो तुम आधे घंटे में रिवाइज कर सकते हो, थोड़ा स्पीड में करके। आगे भी तो स्किप करोगे जहाँ पे मैं सिर्फ बातें मारती हूँ। मैम वही तो एग्जैक्टली। चलो मैम, फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? हाँ, फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज है और रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट एटीपी। चलो अब आए फोटो रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन का मतलब होता है लाइट की वजह से रेस्पिरेशन हो जाना। क्या मीनिंग बताया मैंने? देखो, फोटो रेस्पिरेशन जो होता है ना, प्लांट के अंदर बड़ा वेस्ट वाला प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोसेस है, बहुत नुकसान होता है इसमें। ठीक है, सो इट इज अ वेस्ट प्रोसेस। अब इसका नुकसान क्यों है प्लांट को, दिक्कत क्या है? देखो, बिकॉज इट ऑपरेट्स इन द प्लांट बट डज नॉट यील्ड एनर्जी, इट यूजेस द प्लांट एनर्जी। पता है ये क्या करता है? ये प्लांट है मेरा भोला भाला सा प्लांट। इस प्लांट के अंदर एक प्रोसेस हो जाएगा फोटो रेस्पिरेशन, और ये फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट से जो एटीपी बनी है ना प्लांट के पास, देखो तुमने कितनी मेहनत से बनाई है उसने, वो एटीपी पे यूज कर लेता है और बदले में उसको कुछ नहीं देता, ना एटीपी बना के देता ना खाना बना के देता है, राइट? तो इसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। होता कैसे अभी बताती हूँ। साहिल, क्या होता है ना कि जो स्टार्टिंग सोर्स होता है ग्लाइकोलिसिस का, वो होता है ग्लूकोज। ठीक है, वो ले सकते हैं हम फ्रक्टोज, और वो हम ले सकते हैं सुक्रोज, और कहीं कहीं तुमको स्टार्च भी दिखेगा। तो स्टार्च और सुक्रोज मॉडिफाई होकर ग्लूकोज बना लेते हैं और ग्लाइकोलिसिस में एंटर करते हैं। फ्रक्टोज भी डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकता है और ग्लूकोज डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकता है। लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सिर्फ ग्लूकोज के थ्रू ग्लाइकोलिसिस को पढ़ते हैं, लेकिन ये सबके सब इवेंचुअली ग्लाइकोलिसिस में ही एंटर करते हैं। समझ आई? यो मैम। ठीक है ना, ये मैंने मिटाया क्यों? ठीक है, चलो फोटो रेस्पिरेशन समझे अब, काहे ये वेस्टफुल प्रोडक्ट है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा केल्विन साइकिल बताना, आगे जाने से पहले पता होना चाहिए। दूसरा नाम क्या है केल्विन साइकिल का? तू C3 साइकिल क्यों कहता है? तो उसको जल्दी बता दे। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फर्स्ट प्रोडक्ट कार्बन कार्बन का फर्स्ट प्रोजेक्ट केल्विन साइकिल C3 होता है। कैसे होती थी साइकिल, थोड़ा याद दिलाना, जल्दी जल्दी से बोलना। कार्बन डाइऑक्साइड आती थी और कोई एंजाइम कन्वर्ट होता था, यहाँ पे RUBP था शायद, जो कन्वर्ट होता था जिसमें एक एंजाइम की मदद से रुबिस्को के बारे में कुछ खास बात थी ना? मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है ना मोस्ट अबंडेंट इन इन यूनिवर्स। भैया पूरे यूनिवर्स में यही है ना? राइट। तो ये जो रुबिस्को है, इसकी एक और खास बात थी कि ये कार्बोक्सिलेज भी होता है और ऑक्सीजनेज भी होता है। इसका क्या मतलब है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बॉन्ड बना देता है। हाँ, तो कैसे डिसाइड करेगा ये किसके गले लगना है इसने? जिसके अमाउंट ज्यादा हाँ, रिडॉक्स इक्विवेलेंट होता है साहिल, जैसे अगर 2 हाइड्रोजन आयन ऐड हुए तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो 2 हाइड्रोजन आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव का ऑपोजिट, तो अगर पॉजिटिव चार्ज ऐड हुआ है तो नेगेटिव रिमूव हुआ होगा। तो देख ले, जो ऐड हुआ है उसका ऑपोजिट चार्ज रिमूव हुआ है। हाँ, तो कार्बन डिपेंड करता है किसका अमाउंट ज्यादा है, राइट? तो अमाउंट पे इसकी एक्टिविटी डिपेंड करती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है तब ये बढ़िया से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के केल्विन साइकिल चला देगा, राइट? ऐसे ही होगा। इज इट क्लियर? चलो अब देखो क्या हुआ प्लांट के साथ। बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो इस प्लांट ने क्या बोला? हाय गर्मी। हाय गर्मी। जैसे हाय गर्मी बोला तो किस दिमाग में कौन आया? नहीं मैम, ये सॉन्ग आया। बेटा नोरा फतेही आती है यार, ये बोलने के बाद तो हद होगी तुम्हारी भी। टीवी नहीं देखते क्या? डांसर मूवी का सॉन्ग है ये। हाँ, तो जैसी हाय गर्मी हुई तो पत्ते ने क्या बोला कि भाई अगर मैंने स्टोमेटा खोल दिए ना, पागलों की तरह यहाँ से पानी तो बाहर निकल जाएगा, है ना? तो भरी गर्मी में सारा पानी बाहर चला गया, तो पानी तो मुझे चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोलाइसिस तो करनी है ना? राइट साहिल, 1 मिनट। राइट, सो वो क्या कहता है मैंने स्टोमेटा के साथ क्या करना है अगर मुझे बचाना है पानी का लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन? sunken stomach अब यार वो एकदम से स्टोमेटा को नीचे तो नहीं खिसका पाएगा। आज ये C3 प्लांट है, ठीक है? हाँ, ये C3 प्लांट है, तो ये नॉर्मल प्लांट है, बढ़िया से रह रहा था। सडनली आज धूप बहुत ज्यादा होगी तो ये क्या कर देगा? स्टोमेटा को कर देगा क्लोज।
अगर इसने स्टोमेटा को क्लोज कर दिया तो उससे एक बात बताओ, स्टोमेटा करता क्या है? बता ना जरा, स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? मैम ट्रांसपोर्ट ऑफ जो gases. दो काम होते हैं। एक होता है ट्रांसपिरेशन, है ना, पानी यहाँ से भाप बन के उड़ जाता है, राइट। और दूसरा काम होता है गैस एक्सचेंज। Exchange of gases. Yes, ma'am. हाँ, बहुत जरूरी काम है ये। जो gases. अगर मैंने स्टोमेटा बंद कर दिया, चलो ट्रांसपिरेशन से तो बच गया, लेकिन गैस एक्सचेंज, क्या कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर पाएगी सेल में? No, ma'am. नो मैम। क्या ऑक्सीजन सेल से निकल पाएगी, जो ऑक्सीजन उसके अंदर बन रही थी ड्यूरिंग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर? नो मैम। Ma'am. अगर ऐसा हुआ तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? अब प्लांट के सेल के अंदर कंडीशन क्या है? किसका अमाउंट ज्यादा हो गया? मैम मैम ऑक्सीजन का, O2 का. O2 का। Plant cell will have more O2 and less CO2, ऐसी होगा, Yes, ma'am. है ना। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या दिक्कत है तो है, अपने को क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन एक चीज का फर्क पड़ता है। किसी को ये पापी याद है? कौन था ये मैम पापी? रुबिको मैम. हाँ, रुबिस्को क्या था? बिन पैंदे का लोटा। उसको ऑक्सीजन ज्यादा मिल गया। तो भाई फोटोसिंथेसिस तो ठीक है, व्हाट अबाउट अपनी क्या कहते हैं डार्क रिएक्शन? डार्क रिएक्शन में रुबिस्को क्या करेगा? ऑक्सीजन को जप्पी पालेगा। और अगर वो ऑक्सीजन से गले लग जाएगा तो क्या वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाएगा? नहीं। रुबिस्को जब कार्बन से गले लगता है तो वो क्या करता है? रुबिस्को यही तो करता था यार, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन लेता था और उसको एक कोने में रख देता था, 6 बार चलता था और यहाँ पे कार्बन की चेन बना के ग्लूकोज बना लेता था। जब कार्बन ही नहीं बाहर से आया तो फिर उसने कार्बन की चेन भी नहीं बनाई, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तो बनेगा ही नहीं। सो इस वजह से व्हाट हैपन इज इन C3 प्लांट, जब हाई टेम्परेचर होता है या हाई सनलाइट की प्रेजेंस होती है तो रुबिस्को क्या करता है? रुबिस्को दोस्ती करवा देता है किसकी? RuBP की ऑक्सीजन के साथ। RuBP रिमेंबर ना, ऐसे बनाया था मैंने, RuBP विद वो यहां से ऑक्सीजन के साथ दोस्ती करा देगा। याद आया? जब वो ऑक्सीजन के साथ दोस्ती करा देगा ना, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, कि RuBP ने ऑक्सीजन को गले लगा लिया इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, क्योंकि रुबिस्को उसको गले लगा के फिर RuBP को देता है कि तुम बॉन्ड बना लो, ठीक है। तो जब ये हुआ तो एंड प्रोडक्ट हमें ग्लूकोज नहीं मिलता। तो यहाँ पर ग्लूकोज तो नहीं मिला, लेकिन RuBP जब ऑक्सीजन के गले लगता है तो एक ATP यूज हो जाती है। तो देखो ATP यूज होगी, वेस्टेज होगी ATP की, लेकिन एंड में ग्लूकोज भी नहीं बना, इसलिए हम इसको कहते हैं एक वेस्टफुल प्रोसेस। समझ आई बात? यस मैम। इसका स्क्रीनशॉट लो। डन तो मैम। बेटा फोटो रेस्पिरेशन में क्या हुआ कि रुबिस्को ने ऑक्सीजन के गले लगा और फिर उसने ऑक्सीजन को RuBP से मिलवा दिया और इसमें एनर्जी खर्च होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन होगी, हमें एंड प्रोडक्ट इसमें ग्लूकोज नहीं मिलता, डज नॉट प्रोड्यूस ग्लूकोज, ठीक है, क्लियर। बट यूजेस एनर्जी, तो एनर्जी खा भी गया और बदले में खाना भी नहीं बनाया, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस नहीं है, बहुत ही प्रकार है, ठीक है। अस्मिता उनका नाम याद नहीं करना है, ठीक है, इसलिए मैंने बताया भी नहीं आपको, पूरी साइकिल नहीं बताई ना मैंने, इस वजह से बस इतना याद रखना है। ओके डन। अब देखो लोकेशन क्या है फोटो रेस्पिरेशन की, इस पे क्वेश्चन बनता है नीट का, आता है, उनको पसंद है ये वाली बात। तो फोटो रेस्पिरेशन की लोकेशन कैसे याद रखेंगे? स्टोमेटा को क्लोज कैसे करते हैं बेटा? उसको वो कर दो, हाँ यार अभी टॉपिक से बाहर मत जा, रुक जा। तो लोकेशन फोटो रेस्पिरेशन की क्या है? मध्य प्रदेश कहाँ पर है इंडिया में? मैम सेंटर में है सबसे। मध्य प्रदेश इज इन सेंटर ना, राइट। तो हम कैसे रखेंगे? M फॉर कौन सी ऑर्गेनेली होती है? M से माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। P से प्रोटो पेरोक्सिसोम, पर एंड C से साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। हाँ हाँ, तो ये 3 ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल होती है फोटो रेस्पिरेशन के लिए। तो पहले तो इनका नाम पता होना चाहिए, वो तुमसे प्रोसेस नहीं पूछेंगे पर इनके नाम पूछेंगे, पूछेंगे भाई पूछेंगे। कर लिया? स्क्रीनशॉट लिया? यस मैम। अब देखो, मैम। ये देखो, बताओ कौन सा होगा क्लोरोप्लास्ट? रुबिस्को कहाँ पर प्रेजेंट होता है? मेसोफिल सेल्स के, मेसोफिल के सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के बाद कौन सा आएगा सेल? देखो मैम पेरोक्सिसोम।
पेरोक्सिसोम, और नीचे कौन आएगा? साइटोप्लाज्म। साइटो क्या? मैम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया खुद का इन्वेंशन कर रही है तू, है पागल? तो मध्य प्रदेश है सेंटर में, ठीक है, नीचे से ऊपर जाना है। क्वेश्चन पता है कैसे पूछते हैं? देखो बहुत फनी क्वेश्चन बताती हूँ। वो पूछेंगे एरोबिक, एरोबिक। साहिल, साहिल कहाँ जा रहा है? 2 मिनट के लिए इधर आ जा, ये सुन ले, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इधर मत, इधर उधर मत जा, पागल हो जाएगा। 2 मिनट इधर आ जा, फिर पूछ लियो मैं कहाँ जा रही हूँ। ऐसा तो है नहीं तू पूछेगा तो मना कर दूंगी। 2 मिनट के लिए इधर सुन, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। फोटो रेस्पिरेशन में आरयूबीपी ऑक्सीजन के गले लगी विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंड रुबिस्को, और उसने बना दिया एक 3 PGA का मॉलिक्यूल, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, और एक उसने बनाया फॉस्फोग्लूकोलेट। फॉस्फोग्लूकोलेट बनता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। ये एक क्वेश्चन है कि फोटो रेस्पिरेशन में क्या बनता है? फॉस्फोग्लूकोलेट। उसके बाद पता है क्या होता है? ये फॉस्फोग्लूकोलेट, ध्यान से देखना, इन सब पे मूव करता है, मॉडिफाई होता रहता है, ठीक है? फिर यहाँ से बाहर भी वापस आके रीजेनरेट हो जाता है आरयूपीपी की फॉर्म में। ओके, अब ये कौन सा मॉलिक्यूल किस में चेंज होता है तुमको ये याद नहीं रखना, लेकिन वो तुमसे ऑर्डर पूछते हैं कि फॉस्फोग्लूकोलेट कहाँ फॉर्म हुआ? क्लोरोप्लास्ट में फॉर्म हुआ। इट विल मूव इनटू व्हाट? क्लोरोप्लास्ट से वो कहाँ जाएगा? वो पेरोक्सिसोम में जाएगा। तो तुम्हें ना सीक्वेंस दे देंगे, तुमको सही ऑर्डर बताना है कि फॉस्फोग्लूकोलेट मॉडिफाई होके किस में गया? पेरोक्सिसोम में, फिर वहां से वो गया माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया से पेरोक्सिसोम में गया, फिर वापस से आरयूबीपी रीजेनरेट हो गया, ठीक है? तो वो तुमसे ऑर्डर पूछ लेते हैं, तो इसलिए ये ऑर्डर पता होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ? बेटा समझ आया? देखो वो Yes, तुमसे ma'am. बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इसमें, लेकिन ऑर्डर पूछ लेंगे, राइट? तो याद रखना इसे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार ये लिख के देखोगे तभी याद होगा। तो याद रखना मध्य प्रदेश है अपना सेंटर में, और मध्य प्रदेश नीचे से स्टार्ट करना, बाबलू ऊपर में चले जाना, पहाड़ों पे नहीं जाना। दिस इज नोन एज फोटो रेस्पिरेशन। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है भाई, ये इतना प्यार से रेस्पिरेशन मिलता है ना। तो फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट फॉर्म ग्लूकोज बट वेस्ट द एनर्जी विद इन द सेल। अब इसको ये यार, ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। किस में मिल रहा है तुमको? C3 प्लांट्स में मिलता है तुम्हें। तो C3 प्लांट्स में कुछ मॉडिफिकेशन हुई और उन्होंने कहा कि बहुत हुआ ये अत्याचार, हम क्या करेंगे? मॉडिफाई कर लेंगे। तो जब उनमें मॉडिफाई हुए तो नए कैटेगरी ऑफ प्लांट्स आ गए जिन्हें हम बुलाते हैं C4 प्लांट्स। तो C4 प्लांट के पास ऐसा एक मेथड है जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। तो क्वेश्चन आता है फोटो रेस्पिरेशन किस प्लांट में नहीं होती? डज नॉट हैव फोटो रेस्पिरेशन, इसमें नहीं होती। C4 plant. हाँ, फोटो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? किन दो लोगों के बीच में दोस्ती की वजह से फोटो रेस्पिरेशन हुई है? Rubisco or Rubisco oxygen. or oxygen. रुबिस्को और ऑक्सीजन ना। तो हम Yes, क्या ma'am. करेंगे? स्क्रीनशॉट लो पहले तो इसका। जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैं बहुत प्यारी लग रही थी, अभी मैं चुड़ैल लग रही हूँ, क्या हो गया मुझे? हम क्या करेंगे? दीवार खड़ी कर देंगे, किसके बीच में? Rubisco और oxygen. और ऑक्सीजन के बीच में। Oxygen. यस, अब इनके बीच में क्या खड़े कर देंगे? दीवार। दीवार, लेकिन दीवार किस चीज की बनी होगी? Carbon dioxide. ओह अच्छा, बावली। Plant में दिखना था। बिल्कुल नहीं, बंडल शीट सेल। नए सेल आए हैं, नया हीरो आया है आज, ठीक है? अमिताभ बच्चन नहीं है यहाँ पे। रुबिस्को और ऑक्सीजन के बीच में दीवार बन के आया बंडल शीट सेल। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू नॉट टू स्टॉप फोटो रेस्पिरेशन इन C4 प्लांट्स। ओके, इतना क्लियर है? फोटो लो इसकी, मिलने Yes, नहीं ma'am. देंगे ये, इनके प्यार में जुदाई करवा दी भाई ने, और प्यार करने वाले ना मिल पाए, कोई बात नहीं, सामने की फर्क पड़ता है। यार मुझे फिर भूख लगी है। अरे यार आगे चलने से पहले ना फुल फॉर्म लिख लो, नहीं तो तुम मुझे ना रास्ते भर तंग करोगे। पहले लिख लो, PEP इज नॉट फॉर पेप्सी, इट इज फॉस्फोफिनोल पायरुवेट। PEP केस, AES जान लग गया, मतलब वो है एंजाइम, और ये इस एंजाइम का नाम है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज है ना, तो इसको प्यार है कार्बन डाइऑक्साइड से। डू नॉट लाइक ऑक्सीजन, लिख लो, हेट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को देख के मुंह चढ़ा लेगा, उसके गले नहीं लगेगा, समझ रहे हो तुम? और OAA इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये वर्ड कहाँ पढ़ा है यार? ये बड़ा सुना सुना लग रहा है। मैम क्रैब साइकिल में। हाँ है ना, तो इसकी फुल फॉर्म लिख लो। इससे पहले तुम मुझसे चैट में पूछते रहो फुल फॉर्म क्या है, फिर मैं आंसर नहीं दूंगी, तुम्हें लगा हो मैम को भी नहीं पता।
ठीक है, कभी कभार सच में नहीं पता होती, याद नहीं आती, लेकिन अभी पता है मेरे को। और लिख लिया? यस मैम, लिख लिया। अच्छा ऐसा है तो ठीक है, एक सेकेंड ना, आ जाओ फिर। ये तो अब हम जाने वाले हैं थोड़ा सा किसी के बारे में जिनका नाम है C4 प्लांट। बेटा C3 प्लांट को C3 इसलिए कहते थे क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता था उनमें केल्विन साइकिल से वो था 3 कार्बन का। C4 प्लांट का मतलब है इनके अंदर जो भी प्रोसेस होने वाला है ना अब आगे फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करने पे, ग्लूकोज बनानी है ना, तो इनके अंदर जो ग्लूकोज बनाने का प्रोसेस होने वाला है उसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो 4 कार्बन का होगा, इसलिए इसको C4 प्लांट कहते हैं। बहुत ही खास प्लांट है ये, क्यों? क्योंकि इनके पास एक ऐसी दीवार है जो ऑक्सीजन को रुबिस्को से मिलने नहीं देती। तो पता है ये क्या करते हैं, ये बहुत चालाक है, ये क्या करते हैं, रुबिस्को को हाइड कर लेते हैं, हाइड कर देंगे, छुपा के रखेंगे, ठीक है, 4 दीवारी में चुनवा देंगे उसको। जेनारकली को चुनवाया था। तो देखो ये है Z स्टैंड फॉर जाइलम, कोई नहीं पूछेगा ये, मैं बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने लिख दिया है। P स्टैंड फॉर फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम सेंटर में है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एग्जैक्ट अरेंजमेंट मैंने लिखी नहीं है। जाइलम एंड फ्लोएम के साथ एक स्पेशल सेल्स होते हैं, दिख रहे हैं तुमको, येलो येलो कलर के, येलो येलो डर्टी फेलो, इनको हम कहते हैं BSE। इट स्टैंड्स फॉर बंडल शीट सेल, ज्यादा नहीं, बंडल शीट सेल है वो। न्यूट्रोफिल सेल, शक्ल देखिए अपनी, बंडल शीट सेल। अरे बहुत प्यारी शक्ल है तुम्हारी, बिल्कुल बंदरिया लगती हो। बंडल शीट सेल की जो लेयर्स दिख रही है तुम्हें, सेल वॉल कैसी दिख रही है तुमको, मोटू सी है पतलू सी है? मैम पतली सी है ये। पतली सी है ये। तो पहले अपने कैटरेक्ट का इलाज करा, एक क्लास नहीं में आई हो। मैम, मैं येलो की बात कर रही थी, आपने तो पिंक की कर दी। हाँ तो मैंने मोटी कर दी ना वो, ध्यान से देख हाँ, तो कैसी मैम दिख रही है, मोटी मोटी है ना। बाकी बच्चों की आंखें खराब है, बोला नहीं जाता तुमसे है। पार्टिसिपेट कर लिया करो, नहीं तो सो जाओगे ऐसे टॉपिक्स में, फिर बोलोगे समझ नहीं आया क्या। तो जो बंडल शीट सेल होते हैं उनकी क्या खास बात होती है, उनकी जो सेल वॉल होती है वो होती है थिक, बहुत थिक। और इसके थिक होने से होता क्या है, नो गैस एक्सचेंज, भाई गैस एक्सचेंज नहीं करने देती है, ये खास बात है इसकी। और मैंने रुबिस्को कहाँ छुपा के रखा है, दीवार में। दीवार में नहीं छुपा के रखा पागल, यहाँ रखा है। अनारकली चुनवाई थी दीवार में, रुबिस्को क्यों चुनवाऊंगी, ये रखा है मैंने रुबिस्को, ठीक है। रुबिस्को यहाँ है, बीच में दीवार है। अब बाहर जो सेल पड़े हैं वो है हमारे मेसोफिल सेल्स। और मेसोफिल सेल्स के अंदर अब क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज तो यहाँ होगा ना। तो अब देखो जो C4 प्लांट है तुम्हें बड़ी गर्मी में मिलते हैं, कोई चक्कर नहीं है, बड़ी गर्मी में मिल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बड़ी गर्मी के अंदर स्टोमेटो हो जाएगा क्लोज, स्टोमेटो हो गया क्लोज, तो सेल के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की हो गई। लेकिन यहाँ पे रुबिस्को ही नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कहते कोई बात नहीं, रात को स्टोमेटा खोल के निकाल देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो C4 प्लांट है उनके केस में ऑक्सीजन कभी भी रुबिस्को के कांटेक्ट में नहीं आ पाती। लेकिन एक दिक्कत होगी, गैसेस एक्सचेंज अलाउड नहीं है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो रुबिस्को के पास नहीं जा पा रही होगी ना। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड रुबिस्को के पास नहीं जाएगी तो फिर केल्विन साइकिल कैसे चलेगा। तो पहली चीज तो ये समझ लो कि C4 प्लांट में क्या नहीं होता है, हाँ C4 प्लांट में क्या नहीं होता है, फोटो रेस्पिरेशन। हाँ फोटो रेस्पिरेशन। लेकिन हर प्लांट के अंदर ग्लूकोज बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं C3 साइकिल। तो C3 साइकिल इसमें भी चलती है, कहाँ चलती है, इन बंडल शीट सेल। और C3 साइकिल चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, मैम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीट सेल में यहाँ जा सकती है रुबिस्को के अंदर, पास नहीं जा सकती ना। फिर अब क्या करें, छोड़ दे बोट नहीं बढ़ना, सच बताना। वैसे बनता तो है कि छोड़ दे, हद हो गई है ना, हद हो गई है, वैसे बनता तो है कि बहुत हुआ मैं छोड़ रही हूँ लेकिन यार छोड़ नहीं सकते हम। पता है क्या करते हैं, जब पायरुवेट नहीं जा पा रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में तो हमने पायरुवेट का क्या किया था, मैम उसको मैम हमने उसको मॉडिफाई कर दिया था, है ना। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में नहीं जा सकता। व्हाट इफ मैं उसको मॉडिफाई कर दूं और ये सेल वॉल को वो क्रॉस कर जाए, नहीं दीवार नहीं तोड़नी, मॉडिफाई कर दूं। मुझे पता है कोई नहीं चाहता कि इसके आगे पढ़ाओ, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा तो पढ़ाऊंगी यार। एक पत्ते के अंदर कितना कुछ होता है। वो मैम पता है इतना सा, और प्रोसेसेस देखो तो दुनिया भर। ये देखो बताओ भाई, ये रियल पिक्चर है,
सेंटर में है जाइलम फ्लोएम। तो मुझे बताना बंडल शीट सेल कौन से है? मैम ये है जो बहुत बड़ी हुई। ये जो डार्क से दिख रहे हैं ना, ये है हमारे बंडल शीट सेल्स। तो मेसोफिल सेल्स कौन से हैं? हम जो साइड इसके में बाहर है। की जो ये है मेसोफिल सेल्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं बंडल शीट सेल को, देखो ध्यान से देखना जरा, एक बहुत प्यारी बात बताने वाली हूँ। ठीक है, ये जो एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, यस मैम। ऐसे तुमने देखा है जो फूलों का रिंग, ऐसे वो वाली मूवीज होती है इसमें वो क्रिश्चियन जाते हैं कबर के से सर्कल वाला रिंग चढ़ाते हैं फूलों का, है ना? यस तो जो मैम। रिंग लाइक Yes, ma'am. अरेंजमेंट, जो रिंग लाइक अरेंजमेंट होती है किसकी? ये जो रिंग लाइक अरेंजमेंट होती है बंडल शीट सेल की, इसको हम क्या कहते हैं? क्रैंस एनॉटमी। एनॉटमी Crans. मतलब अंदर वाला स्ट्रक्चर, है ना? और क्रैंस का मतलब मैम जो माला जैसी होती है गोल गोल हाँ, रिंग लाइक। तो जो रिंग लाइक एनॉटमी हमें दिखती है ना, इसे हम कहते हैं क्रैंस एनॉटमी। और रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखता है किसके बारे में? बंडल शीट सेल में। मैम मेसोफिल के बारे वाले सेल कौन से हैं? एपिडर्मल सेल है मेरे लाल, और कौन से होंगे? ठीक है, समझ आई? यस मैम। ठीक है, तो क्रैंस एनॉटमी कौन से प्लांट में दिखी? C4 प्लांट्स में। C4 को इस plant. क्वेश्चन से प्यार है, बहुत प्यार है इस क्वेश्चन से उन्हें, लिख लो यहाँ पर, दे लव इट, दिल बना लो दो, बहुत प्यार है इससे। बहुत बार पूछते हैं क्रैंस एनॉटमी कहाँ दिखी, सच में हिट नहीं करता उस टाइम। तो C4 और कैम में बहुत कंफ्यूजन होती है। ठीक है, चलो बता दूं अब आगे थोड़ा सा। चलो मैं तुमको कैम नहीं पढ़ाऊंगी, मैम मैं मत पढ़ाओ आगे। पक्का कैम नहीं पढ़ाऊंगी, ये वाला सुन ले यार भाई प्लीज, एक बार प्लीज प्लीज थोड़ा सुन दे फिर चला जियो। जब पढ़ाते पढ़ाते मेरे बाल भी बिखर गए, लाइक क्या है ये, खत्म क्यों नहीं होता? तो थोड़ा सा पढ़ ले, कोई बात नहीं, सबको तो लिखा हुआ है, सुन ले थोड़ी देर। ऐसे समझ भजन चल रहा है, भजन की तरह सुन तू। देखो सब कुछ लिखा है, आराम से पढ़ेंगे। अरे कोई बात नहीं, सुन। जो रुबिस्को है वो हिडन है बंडल शीट सेल में। ठीक है, रुबिस्को हमारा छुपा बैठा है बंडल शीट सेल में। वाइल मेसोफिल सेल रिसीव करते हैं और सारा हाई टेम्परेचर झेलते हैं। तो मुझे एक चीज पता चल गई, C4 प्लांट तुम्हें मिलेंगे हाई टेम्परेचर वाली जगह पे, है ना, जब बहुत ज्यादा अत्यंत गर्मी पड़ रही है। अब देखो, ऑल्सो गैसेस कैन नॉट एंटर और एग्जिट द बंडल शीट सेल बिकॉज ऑफ द थिक वॉल। भाई गैसेस नहीं आ सकती बंडल शीट सेल में, क्यों? उनकी सेल वॉल बहुत थिक है। इसका मतलब है स्टोमेटा तो क्लोज हो जाएंगे हाई टेम्परेचर में, इतना हमें पता है। देखो हाई टेम्परेचर हुआ, स्टोमेटा क्लोज हुए, तो ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा मेसोफिल सेल में। लेकिन ऑक्सीजन कभी भी रुबिस्को से बाइंड नहीं कर पाएगी, क्योंकि रुबिस्को तो बंडल शीट सेल में होता है, दो अलग अलग रूम में बैठे हैं। इसका मतलब है फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगी। तो फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होगी अगर ये क्वेश्चन आता है, तो उसका आंसर ये है, वाई नॉट फोटो रेस्पिरेशन। ये समझ आया? Yes, ma'am. ये पूछा जा सकता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना के, जिंदगी बर्बाद की जा सकती है इस पे, तुम बचा लो अपनी। डन, स्क्रीनशॉट लो इसका, बस थोड़ा सा है, फिर मैं तुम्हें खुद ही धक्के मार के निकाल दूंगी, मुझे भूख लगी है। Done, ma'am. तो देखो हुआ क्या, देखो ये वाला सेल है अपना मेसोफिल। तो मेसोफिल सेल के अंदर देखो हुआ क्या। क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा हुआ था, सो आर यू रुबिस्को will meet carbon dioxide. So how will Rubisco will meet carbon dioxide? तो Rubisco कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे मिला? टू एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम तुम्हें आगे एक साइकिल दिखाते हैं, तो आगे का प्रोसेस हम पढ़ेंगे, टू बी कंटिन्यू। समझ आई? तो अब मैं जो तुम्हें आगे बताने वाली हूँ ना, सब लोगों को लगता है कि ये C4 साइकिल है एंड ऑल दैट, लेकिन पता नहीं होता। C4 साइकिल इसलिए होती है ताकि वो तुम्हें ये बता सके कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड रुबिस्को के पास पहुंची। तो ये जो अरेंजमेंट है क्रैंस एनॉटमी, ये फोटो रेस्पिरेशन से बचाने के लिए होती है। ठीक है, ये पर्पस था उसका। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रुबिस्को के पास पहुंची, उसकी कहानी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ईजी है कि कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल को बदल दो, दैट्स इट। सही है? देख देख देख, ज्यादा परेशान मत हो, प्यार से मेरी बात सुनिए ध्यान से। देख देख देख, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेसोफिल सेल में तो घुस सकता है ना, वहां तो कोई नहीं रोकता। देख कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड लव्स वाटर, कहता आजा आग गले लग जा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन? कैटरीना कैफ, उसको बारिश वाले गानों में नाचना बहुत पसंद है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड पानी से मिलती है तो वो हमेशा बाइकार्बोनेट आयन बना देती है। ये पढ़ा था हमने, कहाँ, कहीं कार्डियक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो बाइकार्बोनेट आयन होता है HCO3 नेगेटिव,
बाइकार्बोनेट आयन की प्रेजेंस में व्हाट हैपन इज, एक मेसोफिल सेल के पास पड़ा होता है पेप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। सो पेप विल चेंज, जो कि 3 कार्बन का है, विल चेंज इनटू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि है 4 कार्बन का। मतलब यहाँ पे 3 कार्बन की चेन थी, वो 4 कार्बन की चेन होगी। तो एक कार्बन किसने प्रोवाइड करवाया? HCO3 ने। हाँ, इसने ये कार्बन यहाँ पे दे दिया। हाँ, 4 कार्बन का बन गया इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नेम्ड एज पेपकेस। पेपकेस बेटा, पेपकेस। ये देख, ये रहा, हो गया ये स्टेप। अब देखो पहला स्टेबल कंपाउंड कौन सा बना C4 साइकिल में? 4 कार्बन का, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? C4 कार्बन, राइट? C4 चेन। अब ऑक्सैलो एसिटेट अपने आप को थोड़ा सा रीअरेंज करता है, अपने आप को छुपा लेता है इन द फॉर्म ऑफ मैलेट और मैलिक एसिड। ये भी 4 कार्बन का है, केमिकल फॉर्मूला नहीं जानना, बस अपना शक्ल चेंज कर ली। तो मेसोफिल सेल में इतना ही होता है। इतनी बात समझ में आई? बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? एक तो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, हर्षिका, एक तो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, और दूसरा जब स्टोमेटा में थोड़ी, स्टोमेटा बेशक क्लोज है लेकिन थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें होगी ना, तो रेस्पिरेशन जो उसकी बॉडी में हो रही है ना, उससे कार्बन डाइऑक्साइड उससे मिली जाती है, और रात को तो स्टोमेटा खुलता है ना, तो तब ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अब देखो। ओके मैम। अब देखो मैलिक एसिड बन गया मेसोफिल में, बस इतना हुआ। स्क्रीनशॉट लो इसका, फटाफट 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 लो, फटाफट। ये देखो, मैलेट या मैलिक एसिड कुछ भी बोल लो, वो भाग कर जाता है कौन से सेल में? बंडल शीथ सेल को प्रॉब्लम थी गैसेस से, लेकिन उसने कभी बोला कि मैं और कंपाउंड नहीं ले सकता, एसिड ले सकता है। वो क्रॉस कर जाता है मैलेट, मैलेट जाता है बंडल शीथ सेल में, और वहां पे उसके साथ क्या हो जाती है? डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बन निकाल लो। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड उसने निकाल लिया, तो हम करना क्या चाहते थे? बाहर से रुबिस्को तक कार्बन डाइऑक्साइड ही तो भेजना चाहते थे। देखो कार्बन डाइऑक्साइड भेज दी, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भेजी, यहाँ पर कौन सा एंजाइम बैठा होता है? रुबिस्को खुश हो जाता है, केल्विन साइकिल बना देता है, और केल्विन साइकिल बनेगा तो यहाँ पे ग्लूकोज भी बन जाएगा। ठीक है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड उसने निकाल दी, तो मैलिक एसिड खुद चेंज हो जाता है पायरुविक एसिड में, दैट इज 3 कार्बन। फिर वो वापस जाता है किसके पास? मेसोफिल सेल के पास, एक ATP यूज करके दोबारा से रीजनरेट कर देता है पेप, और ये साइकिल कंटिन्यू रहती है। तो ये पूरा प्रोसेस सिर्फ इसलिए हुआ था ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का हम रूप बदल के मैलिक एसिड की फॉर्म में उसको रुबिस्को के पास पहुंचा सके। दिस इज नोन एज C4 साइकिल। और ये जिसके थ्रू जा रहे हैं, 2 सेल एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं? ये पिंक पिंक क्या बनाए हैं? ये याद है तुमको? ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में मैंने बताया था, एपोप्लास्ट सेम प्लास्टिक प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू मूव करते हैं। समझ में आया? अरे अरे अरे, समझ में आया? यस मैम। तो साहिल, जो ग्लाइकोलाइसिस है वो रेस्पिरेशन है, और केल्विन साइकिल फोटोसिंथेसिस है। प्लांट में दोनों चलती रहती है। ठीक है, तो दोनों चलती रहेगी। थोड़ी रेस्पिरेशन भी हो रही होगी जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है अंदर। ठीक है, तो दोनों चलती रहेगी, क्योंकि वो एनर्जी बना भी रहा है और एनर्जी अपनी बॉडी में यूज भी कर रहा है। ओके, क्लियर? फोटो ले ली? यस मैम। यस मैम। तो बेसिकली भाई तुम कहना क्या चाहते हो? क्या कहना चाहते हैं हम इन सबसे? तो हमें क्या समझ में आया? हमें क्या समझ में आया कि C3 प्लांट जो है वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है उनकी जिंदगी में, उनमें सब कुछ अच्छे से होता है, लेकिन उनके अंदर एक प्रॉब्लम है, उनमें फोटो रेस्पिरेशन होती है, जिसकी वजह से एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो इससे बचने के लिए एक नेचर में मॉडिफिकेशन आई, दैट इज C4 प्लांट्स। और C4 प्लांट के अंदर क्या होता है कि C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें रुबिस्को और ऑक्सीजन के बीच में दीवार आ जाती है। यस मैम। राइट बेटा, उसकी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो कहाँ पर है? मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में है ना स्मिता, लेकिन रुबिस्को तो पड़ा बंडल शीथ सेल में, तो बंडल शीथ सेल के पास भेजनी पड़ी इस वजह से। अच्छा ओके, देखो यार, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना इन C4 प्लांट में, तो तुमको कहाँ बन रही है? साइटोप्लाज्म। किसके साइटोप्लाज्म में? मेसोफिल के। यहाँ मिल रही है उसको बहुत बढ़िया से, अगर मैं स्टोमेटा क्लोज कर दूं, लेकिन मुझे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जानी है बंडल शीट सेल में। इस वजह से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का भेज बदल के उसको मैलेट में चेंज कर दिया और अब बंडल शीट सेल में भेजा।
ठीक है। अब अगर स्टोमेटा क्लोज था, है स्टोमेटा क्लोज था, तो कार्बन डाइऑक्साइड आई कैसे अंदर? ठीक है, दिन में अंदर नहीं आई, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं प्लांट के कोने में रेस्पिरेशन भी तो चल रही है ना यार, तो रेस्पिरेशन में भी तो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा प्रोसेस होता है वो? क्रैब साइकिल ना। तो क्रैब साइकिल की जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो यहीं बैठी होती है, वो यूज होती है यहाँ पे। ये नहीं, अभी समझ में आया क्या लिंक बना? समझ आया? Yes, ma'am. कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार पढ़ना, कल क्वेश्चन लगाऊंगी तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। चलो जा सकते हो आप लोग। हाँ वंशिका, मैं हैदराबाद रहती हूँ, यहाँ बहुत गर्मी है, यहाँ पंखा चल रहा है, देखो फुल स्पीड में चल रहा है। आज तो बहुत ही गर्मी थी। मैम आज आपने अपने मेरे जॉब भी छीन लिए सारे।